स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज एक नए चैप्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री का स्पाइनल कार्ड आप कह सकते हैं। जैसे विदाउट स्पाइनल कार्ड कोई पर्सन खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आप आगे केमिस्ट्री को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन बिना इसके टर्म को सीखे हुए आपके लिए केमिस्ट्री जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, जेई नीट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर एक स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूं मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिर बात करेंगे। देखिए, लगभग बात है 1803 से 1808 की। 1803 से 1808 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, उन्होंने एक एटॉमिक थियरी दी थी। एटॉमिक थियरी, एक एटॉमिक थियरी दिया था जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने बताया था कि जितने भी मैटर दुनिया में होते हैं, मैटर इज मेड बाई एटम। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मतलब जॉन डाल्टन ने कहा था कि दुनिया के जो भी मैटर हैं वो सब एटम से मिलकर बने हैं, वो सब एटम से मिलकर बने हैं। अब एटम क्या होता है, इस पर बहुत डिटेल स्टडी जॉन डाल्टन के पास नहीं थी, लेकिन इतना ही बताना कि सारे मैटर एटम से मिलकर बनते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और क्या बोले, देखिए, उसके बाद लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि क्या आप कुछ एटम के बारे में जानते हैं। तो जॉन डाल्टन का कहना था कि एटम इज नॉन डिविजिबल। एटम इज नॉन डिविजिबल पार्टिकल। एटम वो पार्टिकल होता है जो नॉन डिविजिबल होता है, मतलब इसको और पार्ट में आप डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, एटम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एटोमियो। एटम इज ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, और एटोमियो मीन्स नॉन डिविजिबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जॉन डाल्टन का कहना था कि एटम नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, इसको हम डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि अगर सेम मैटर है, अगर तुम्हारे पास कोई एक तरीके का मैटर है, सपोज करिए कि लकड़ी का एक ऐसे गुटका है तुम्हारे पास, तो इन्होंने कहा कि उस मैटर में जो एटम्स होंगे वो शेप, साइज और प्रॉपर्टीज में, शेप, साइज और प्रॉपर्टीज में हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सेम मैटर के अंदर जो एटम होते हैं उनकी शेप, साइज और प्रॉपर्टी भी सेम होगी। डिफरेंट मैटर में जो एटम होते हैं उनके शेप, साइज और प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अब क्या बोलते हैं, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थियरी में बताया। 1808 की बहुत बड़ी बात थी, मतलब आप कह सकते हैं बिगिनिंग थी केमिस्ट्री की। ये एटम वर्ड का यूज केमिस्ट्री में नई जान फूंकने जा रहा था। इसके पहले केमिस्ट्री के बारे में लोगों को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड का उपयोग करके केमिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाने की सीख दी। इसलिए काफी बुक्स ये लिखती हैं कि वास्तव में केमिस्ट्री की शुरुआत तब से हुई जब डिस्कवरी किसकी हुई,
एटम की हुई। अब देखिए, जॉन डाल्टन ने इसको नॉन डिविजिबल बताया था, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बताया था, लेकिन बात है लगभग 1833 की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे ने 1833 में कहा कि जो एटम होता है इसका कुछ कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब एटम और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब जॉन डाल्टन ने इशारा किया कि एटम के अंदर जरूर ऐसा कोई पार्टिकल है, एटम के अंदर जरूर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी पर अपना इफेक्ट डालता है। मतलब एटम कुछ चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है ये फैराडे नहीं बता पाए थे, लेकिन ये शुरुआत थी जो कि एटम के कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे बट्टा लगा रही थी कि एटम में कुछ और भी है। एटम से रिलेटेड पूरी बातें जॉन डाल्टन अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, बहुत कुछ जानना बाकी है हमको अभी, क्या बताइए, एटम में। लेकिन दुर्भाग्यवश 1833 के बाद, क्या आप 1803 के बाद लगभग 100 ईयर्स एक्सपेंड हो गए, पास्ट 100 ईयर, लगभग 100 साल बीत गए और एटम पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया। सोचिए, एक एटॉमिक थियरी को गलत साबित करने में 100 साल लग गए, 100 ईयर लग गए। लगभग 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में हुआ क्या, डिस्कवरी हुई 3 नए पार्टिकल की, 3 नए फंडामेंटल पार्टिकल की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज होता है माइनस। पी से प्रोटॉन, इस पर चार्ज होता है प्लस। और एन से न्यूट्रॉन, ये होता है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल पार्टिकल भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल और एक होता है अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल और अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लिसन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस। अब कोई पूछे कितना होता है, कोई भी तुम्हारे पास रुपए है, कहो हाँ, पूछे कितना, तो चार्ज होता है माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 C, मतलब कूलाम्ब, ठीक है। याद रहे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। सेम चार्ज प्रोटॉन पर होता है, वो प्लस में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, देयर आर नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, इस चार्ज को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुल्केन, एक साइंटिस्ट थे जिनका मुल्केन नाम था। उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट मुल्किन विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मुल्किन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर
चार्ज कितना होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। कितना? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या? कूलाम। इतना चार्ज होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। अच्छा, आइए अब बात करते हैं अनस्टेबल पार्टिकल की। अनस्टेबल पार्टिकल में क्या होता है? एक आता है पॉजिट्रॉन, एक आता है मेसॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक आता है न्यूट्रिनो। ठीक है। अब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखो, प्रोटॉन पर होता है प्लस। याद रहे, एक प्रोटॉन ऐसा होता है जिस पर माइनस चार्ज होता है, दिस इज नोन एज एंटी प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं? एंटी प्रोटॉन बोलते हैं। ये है एंटी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर प्लस, प्रोटॉन पर माइनस को बोलते हैं एंटी प्रोटॉन। अब देखो, पॉजिट्रॉन को भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर चार्ज होता है प्लस। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस और पॉजिट्रॉन पर प्लस। मेसॉन को हम ऐसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दो तरीके के पार्टिकल हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। इन स्टेबल पार्टिकल से मिलकर बना है क्या? बताइए, एटम। मेन पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं किसके फॉर्मेशन में? एटम के फॉर्मेशन में। ये अनस्टेबल पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन पर प्लस, मेसॉन प्लस माइनस। मेसॉन की डिस्कवरी साइंटिस्ट यूकावा ने की थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूकावा। इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। प्रोटॉन पर प्लस, एक प्रोटॉन पर माइनस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? एंटी प्रोटॉन। इस चार्ज की डिस्कवरी साइंटिस्ट मुल्किन ने किया। कहां से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कहां से आया चार्ज, कैसे हो रहा है, इन पर सब पर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। हम जान गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया। अब चलिए जानते हैं डिस्कवरर। ध्यान दीजिए, एक टर्म बड़ा फेमस है, ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे। ठीक है। देखो, थोड़ा हिंदी में लिखूंगा। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टा से हो गया टॉमसन। थॉमसन पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जे टॉमसन ने किया। पा से हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन की डिस्कवरी रा से किसने किया? रदरफोर्ड ने। ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। ना से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चै से मतलब हो गया चैडविक। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया टॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। तो 100 साल बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक नया मोड़ आया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। ठीक है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर, और इनके एक सपोर्टर थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। ठीक है। जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंटल तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बताया। क्या बताते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को? देखिए, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है। इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ऐसे
ठीक, इस डिस्चार्ज ट्यूब पर एक तरफ लगा दिया उन्होंने कैथोड, ठीक है, एक तरफ लगा दिया कैथोड, ठीक, ये हो गया तुम्हारा कैथोड और ये हो गया तुम्हारा एनोड। एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर लगाया कैथोड और इधर लगाया एनोड, ठीक है। फिर देखिए क्या किए, यहां थोड़ा एक वैक्यूम पंप लगाए थे, वैक्यूम पंप, ठीक है, वो क्या करता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी एयर है उसको बाहर निकालकर इस पर बहुत मिनिमम प्रेशर पर, बहुत मिनिमम प्रेशर पर लगभग 1 एटीएम पर H2 गैस फिलअप की जाती है। हाइड्रोजन गैस, कोई भी हल्की गैस भर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे H2 गैस होती है बहुत मिनिमम प्रेशर पर, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, इधर से करंट यहां से एंट्री कराना है, जहां भी कैथोड और एनोड लग जाए समझ लीजिए वहां आपको करंट एंट्री कराना है। किए क्या, जैसे ही लगभग 10,000 वोल्टेज का करंट एंट्री कराए, देखते क्या है, देखते क्या है, देखते का मतलब दिखता तो कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, दिखता क्या है, कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं ताबड़तोड़ और एनोड की ओर जाती हैं। ये देखिए कैथोड से रेज निकल रही है और एनोड की ओर जा रही है, और करते क्या है, ये जो एनोड की वाल होती है ना, ये जो वाल है एनोड की, इस पर क्या किए होते हैं, जिंक सल्फाइड की लेयर लगाए होते, ZnS का लेप लगाए होते। ये देखिए इस पर ऐसे चिपकर आता है ZnS, जिंक सल्फाइड। तो हुआ क्या, जैसे ही ये कैथोड से निकलने वाली रेज एनोड से टकराती हैं, यहां पर एक ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है, ग्रीन ग्लो, जिंक सल्फाइड की लेयर पर हरे रंग की चमक प्रोड्यूस होती है, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स का कहना था क्योंकि ये रेज कैथोड से निकल रही हैं और कैथोड पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी क्या होंगी, नेगेटिव ही होंगी। शुरू में डिस्कवरी करते समय ये जो रेज यहां पर टकराई उनको इलेक्ट्रॉन न कहकर इलेक्ट्रेनो कहा गया, सॉरी, ठीक है, थोड़ा कुछ मिस हो रहा है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ना कहकर कोई और नाम दिया गया था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोनी, याद के रहिए, स्टोनी ने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो एक और टर्म तुम्हारे लिए कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। तो साइंटिस्ट स्टोनी ने सबसे पहले कहा कि इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ई माइनस को इलेक्ट्रॉन बोलते। तो ये जो कैथोड से रेज निकलकर एनोड की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि रेज कैथोड से निकल रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, क्योंकि रेज पर चार्ज क्या है, निगेटिव, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने डिस्कवरी किया, किसकी बताइए, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया। लेकिन हम अलग अलग प्रॉपर्टीज जानेंगे, अलग अलग नेचर जानेंगे कि क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, कैथोड रेज की। तो ये फिगर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बुक में भी दिया होता है, मैं इसको मिटाने चल रहा हूं, प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं फिगर बने रहने देता हूं और प्रॉपर्टीज पर इधर डिस्कस करते हैं, ठीक। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो भैया पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल
इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जो कैथोड रेज है इसने यहां ग्लो प्रोड्यूस नहीं किया, यहां प्रोड्यूस नहीं किया, सामने ही प्रोड्यूस किया। इससे प्रूफ होता है कि कैथोड रेज हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए क्या किए, एक फिगर से समझाऊंगा आपको। इधर कैथोड है, इधर एनोड है। ये जिधर से रेज जा रही थी इन्होंने क्या किया, यहां एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इधर एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, इधर एक निगेटिव प्लेट हो गई। ठीक है, देखते क्या है, ये जो कैथोड रेज जा रही थी ये सब पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो गई, मुड़ गई। इस तरीके से कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गई। तो मेरी बात सुनो, पॉजिटिव की ओर वही अट्रैक्ट होता है जिस पर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव। इट मींस ये प्रूफ हो गया कि कैथोड रेज हैव अ नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आइए तीसरे और जबरदस्त पॉइंट की बात करते हैं। क्या है, फिर एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इधर कैथोड, इधर एनोड, इधर से कैथोड रेज निकल रही है। ठीक है, इसके रास्ते में क्या किए, एक प्लास्टिक का पंखा रख दिए, ऐसे पैडल व्हील इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ये कैथोड रेज इससे टकराई, इस पैडल व्हील से टकराई, इस पहिए से टकराई, ये पहिया नाच गया, मूव कर गया, पहिए में मूवमेंट आ गई। क्या आ गई, मूवमेंट आ गई, मूव कर गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन कोई रेडिएशन होती, अगर इलेक्ट्रॉन कोई रेडिएशन होती, हालांकि यह भी विवादित मुद्दा था, बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कोई रेडिएशन होती तो तुम मुझे बताओ, किसी प्लास्टिक के पहिए पर या किसी हल्के पहिए पर रेडिएशन गिराने पर क्या यह मूव कर सकता है, नहीं करेगा। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और ये पैडल व्हील मूव कर गया, इससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, पार्टिकल है। यही नहीं, उसका अपना मास भी होता है और होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है। आइए लगे हाथ मास की वैल्यू जान लेते हैं। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया कहां से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये 9.1 इंटू 10⁻31 केजी वैल्यू कहां से आई ये भी जानेंगे, लेकिन अभी ये आप जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो ये मास और काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कहते हैं कि अगर कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट का मेटल है, मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर तुम्हारे पास कोई मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, उस पर अगर तुम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा दो, ऐसे इलेक्ट्रॉन गिराओ, हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल पे इलेक्ट्रॉन गिराओ, तो इलेक्ट्रॉन, तो उस मेटल के अंदर से एक नई रेडिएशन निकलने लगती है, जिसको ग्रीन से दिखा रहा हूं, एक नई रेज निकलती है जिसको हम बोलते हैं एक्स रेज। इट मींस अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाए तो एक नई रेडिएशन निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स रे बोलते हैं। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात यहां पे करते हैं। देखिए, अगर कोई हल्की फॉयल आपने लगा दी है, गोल्ड फॉयल, सोने की पन्नी आपने लगाई है और आप इधर से इलेक्ट्रॉन को तेजी से भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसको पेनिट्रेट करके आर पार हो जाएगा। मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक है, पेनिट्रेट कर सकता है, इनको पेनिट्रेट करके आर पार चला जाएगा। तो हल्की फॉयल को पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन आर पार हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कुछ पेनिट्रेटिंग पावर होती है, क्योंकि मास और काइनेटिक एनर्जी है। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं तो अगर हम बात करें, एक होती है
फोटोग्राफिक प्लेट, इससे कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर भी अपना इफेक्ट डालता है कौन? इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। मतलब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज का फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ने से उनका कलर या उनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करता है कौन? बताइए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी हो गई। देखिए 7 प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? बोलो 1.602 10⁻⁻19। डिस्कवर्ड किसने किया? मुल्किन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर्ड किया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो देखो ये तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि क्या है? E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब चार्ज, M का मतलब मास। चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में अभी डिस्कस जस्ट इसके बाद करते हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे E/m की वैल्यू निकालते हैं। जब E/m की वैल्यू आ जाएगी तभी हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास हमको कैसे मिला। तो ये पूरी कहानी रही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया, किसने किया, क्या एटम है और क्या प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो वोल्टेज 10,000 वोल्ट है, आप इसको 20-30 भी ले सकते हैं। 30,000 से बहुत ज्यादा ना हो, नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वोल्टेज का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज। देखिए जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको खराब लगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर चीजें अच्छी लगेंगी तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अगर चीजें खराब लगेंगी तो हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। योर कमेंट इज अ वेरी वैल्यूएबल फॉर VKT केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल सिद्ध होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर।